हाय वेलकम बैक इन दिस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ द कोर्स उत्साह, जिसमें हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग फंक्शन चैप्टर का पहला लेक्चर और उसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। आपको ध्यान होगा कि हमने पहले चैप्टर में ये बताया था कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्टेंस में होगा, और यहाँ पे जितने भी ट्रिग फंक्शन हैं उसी का हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, उन्हीं के बारे में समझना है, उन्हीं के बारे में स्टडी करना है। तो आखिर में ट्रिग फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे हो गया? क्योंकि अगर आप सभी ट्रिग फंक्शंस को लाइक साइन एक्स को साइन एक्स, टैन एक्स, को टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स एंड को सेकेंट एक्स, इन 6 के 6 ट्रिग फंक्शंस को आप ऑब्जर्व करोगे सो यू विल गेट दैट कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट हो गया? इसको समझने के लिए साइन एक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है कि अगर मैं फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लूँ तो इसके बारे में दो चीज़ें हमें पहले से पता है। क्या? पहला ये कि इसका डोमेन रियल नंबर का सेट होता है, क्योंकि x की किसी वैल्यू के लिए ये साइन एक्स डिफाइन होता है, और इसकी रेंज होती है -1 to 1, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप x की वैल्यू रियल नंबर में से पुट करोगे तो साइन केवल -1 और 1 के बीच के ही नंबर को प्रोवाइड कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें पता है। एक फंक्शन के 1 होने के लिए अगर फंक्शन को ग्राफिकली ऑब्जर्व करना पड़े तो हम केवल क्या देखते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देखते हैं। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, और इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पास करना चाहेंगे तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यह एक से अधिक जगह पे इंटरसेक्टेड है इस लाइन के थ्रू। तो हमने देखा कि साइन एक्स 1 नहीं है। जब साइन एक्स 1 नहीं है तो इसको बाइजेक्टिव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, क्या हम इस फंक्शन को ऑन्टो बोल सकते हैं? ऑन्टो कुछ हद तक बनाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि हमें फंक्शन को अगर रियल टू रियल डिफाइन करके दिया गया होगा तो केवल हम क्या कर लेंगे, इस रियल नंबर जो को डोमेन वाला सेट है इसको फिर फंक्शन को रीडिफाइन करके चेंज कर देंगे। कैसे? इसको लिख देंगे -1 to 1, बिकॉज हमें पता है कि इसका रेंज -1 to 1 है। तो को डोमेन के सेट को रेंज जो पहले से नोन है उससे रिप्लेस कर देने से फंक्शन ऑन्टो तो बन जाएगा, लेकिन ये 1 कब होगा? तो इस पे विचार करते हैं। 1 बनाने का तरीका ये है कि हम उसी पोर्शन को सेलेक्ट करें, उसी इंटरवल को सेलेक्ट करें जिसमें ये 1 हो पाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने -π/2 से π/2 वाले x के इंटरवल को सेलेक्ट किया और इसमें केवल इतने पोर्शन के ग्राफ को ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि ये ग्राफ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ही जगह इंटरसेक्ट हो पा रहा है, और इस वजह से इस इंटरवल में इस फंक्शन को 1 कहा जा सकता है। लेकिन आप ये भी क्लेम कर सकते हो कि सर हम ये भी देख सकते हैं कि π/2 से 3π/2 तक के ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करेंगे तब भी तो ये 1 होगा, बिकॉज यहाँ भी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। यस, इट इज़ ट्रू। तो ऐसे ढेर सारे ब्रांचेज मिल सकते हैं जहाँ पे ये फंक्शन 1 दिखेगा आपको। अब बात आती है कि मान लीजिए मैंने -π/2 से π/2 वाला इंटरवल लेके इसका इन्वर्स फाइंड किया और आपने π/2 से 3π/2 या फिर कोई और इंटरवल लेके इन्वर्स फाइंड किया। तो उस केस में अगर इन्वर्स ट्रिग फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, वो यूनिक प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से कुछ अग्रीमेंट किया गया कि हम केवल कुछ ही स्पेसिफिक इंटरवल्स को कंसिडर करके इन्वर्स ट्रिग फंक्शन को एग्जिस्टेंस में लेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो वो क्या है देखते हैं। यहाँ साइन एक्स के ग्राफ को -π/2 से π/2 लिया गया है, तो आप देख पा रहे हो कि ये एग्जिस्टेंस में है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये फिर अब 0 से भी पास हो रहा है एंड हाइट भी मेंटेन कर रहा है π/2 पे 1 की, और -π/2 पे डेप्थ मेंटेन कर रहा है -1 की, और ये फंक्शन 1 भी है। तो इस फंक्शन को मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को इस इंटरवल के लिए अगर डिफाइन करना पड़े तो आप कैसे डिफाइन करोगे? बिकॉज नाउ वी हैव -π/2 से π/2 का डोमेन है
और रेंज है -1 to 1, isn't it? तो अब इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 है और इसका इन्वर्स एग्जिस्टेंस होगा। जब इन्वर्स इसका एग्जिस्ट होगा तो ये जो फंक्शन अगर हमारे पास साइन एक्स है तो इसके इन्वर्स को हम डिफाइन करेंगे डिनोट करेंगे y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x से। और ये डिफाइन कैसे होगा? ऑफ कोर्स अगर हम साइन इन्वर्स x को लिखना चाहते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? अब देखिए, जो इस ओरिजिनल फंक्शन का रेंज था अब इसका ये डोमेन बन गया है, दैट इज -1 to 1। एंड जो ओरिजिनल फंक्शन यानी कि साइन एक्स का डोमेन था -π/2 to π/2, वो इसका रेंज बन जाएगा। तो साइन एक्स के लिए तो हमने -π/2 से π/2 का जो हिस्सा लिया है उसी में इन्वर्स एग्जिस्ट कराया। तो क्या हम सभी फंक्शंस के लिए वही हिस्सा लेंगे -π/2 से π/2? नहीं। इनफैक्ट जिस इंटरवल में इन्वर्स ऑफ ट्रिग फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। जैसे साइन एक्स के केस में -π/2 से π/2 प्रिंसिपल ब्रांच होगा, उसी तरीके से कोसाइन एक्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है जिसमें इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो उसको कहाँ से देखेंगे? जो भी यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है जिसमें डोमेन रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे इसके रेंज वाले कॉलम में आपको देख लेना है और ये रेंज ही आपको बताएगा कि उसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, मतलब किस ब्रांच में हम फंक्शन के इन्वर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ कोसाइन के लिए प्रिंसिपल ब्रांच होगा 0 to π। इन द सिमिलर मैनर हम आगे के जो फंक्शंस हैं लाइक tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 से π/2, cot इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से π, कोसेकेंड इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच है π/2 से π/2, 0 को छोड़ के, और सेकेंड इनवर्स x का जो प्रिंसिपल ब्रांच होगा 0 से π -π/2 से छोड़ के। इनको ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं। बाय द वे, अगर इन दो टेबल्स को कंपेयर करोगे तो आप इजीली चीज़ों को समझ पाओगे। यहाँ जो ट्रिग फंक्शंस रहते हैं इनके डोमेन केवल चेंज किए गए हैं इसके इन्वर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए, और जो ट्रिग फंक्शंस के रेंज हैं वो इन्वर्स ट्रिग फंक्शंस के डोमेन बन जाएंगे, और जो ट्रिग फंक्शंस के डोमेन को चेंज करके इन्वर्स एग्जिस्ट कराया गया है तो जो इंटरवल चेंज किया हुआ होगा वही उसका रेंज बन जाएगा और वही इसका प्रिंसिपल ब्रांच इनफैक्ट कहलाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी सभी ट्रिग फंक्शंस और उनके इन्वर्स का ग्राफ मैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप इनको ऑब्जर्व कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। ऑलराइट, सो आई होप कि आपने सभी फंक्शंस के ग्राफ एंड उनके इन्वर्स के ग्राफ को भी देख लिया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोई गिवन एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पूछा गया है साइन इन्वर्स नेगेटिव हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो इसको क्या करते हैं कि हम ये इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स नेगेटिव हाफ। तो आप क्या कह रहे हो कि हमें वो एंगल ढूंढना है जिसके साइन की वैल्यू नेगेटिव हाफ है। इनफैक्ट वाई, बिकॉज हम साइन इनवर्स को जब इधर ट्रांसफर करेंगे सो ऑफ कोर्स दिस इनवर्स साइन विल गो अवे एंड वी विल गेट साइन y इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। बट ध्यान रहे कि हम प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढने का मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इनफैक्ट साइन इनवर्स का रेंज क्या है। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। तो यहाँ पे जो y का एग्जिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए -π/2 से π/2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दूसरे शब्दों में कि हमें वो एंगल ढूंढना है जो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता हो और उसके लिए साइन नेगेटिव हाफ की वैल्यू को प्रोवाइड करता हो। तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? अगर आप इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से भी देखोगे तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आप देखिए, -π/2 to π/2 का मतलब है ये है -π/2। अगर हम इस इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें 90 डिग्री
तक और ये होगा π/2। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो 3 इन्वर्स फंक्शन के लिए रिजर्व्ड है। कौन कौन से? साइन इन्वर्स, देन tan इन्वर्स एंड देन कोसेकेंट इन्वर्स। इन द सिमिलर मैनर जो 0 से पाई वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, वो फिर से बाकी के 3 ट्रिग इन्वर्स के लिए रिजर्व्ड है। ये किसके लिए होगा? ऑब्वियसली कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स एंड सेक इन्वर्स के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे किसी ने प्रिंसिपल वैल्यू पूछी, जैसे साइन इन्वर्स नेगेटिव हाफ इस केस में है, तो आपको देखना है कि एक्चुअली हम कौन से क्वाड्रेंट के एंगल को ढूंढना चाहते हैं। तो हम एक्चुअली या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को लेंगे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ना 0 से पाई के रेंज में आएगा, ना ही नेगेटिव π/2 से π/2 के रेंज में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो इग्नोर ही कर देना है इन्वर्स के केस में। हमसे डायरेक्टली क्या पूछा गया था कि साइन इन्वर्स नेगेटिव हाफ की वैल्यू क्या होगी। तो आप अब देखिए कि क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल नेगेटिव रेशियो दे सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तब तो साइन वहाँ पॉजिटिव होगा। और बचता क्या है अब? केवल फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज हम साइन के केस को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ या तो हम फोर्थ में रहेंगे या फिर फर्स्ट में रहेंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करने के लिए हमें ऑपोजिट डायरेक्शन कंसिडर करना है। मतलब हम यहाँ से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तब हमें जो एंगल मिलेगा वो कंसिडर करना है, बिकॉज वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द एंगल विच इज लाइंग बिटवीन नेगेटिव π/2 एंड π/2। और इस तरीके से हमने देखा कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव π/6। तो ये एक शॉट में आप आंसर ला सकते हो। बट अगर आप इसको दिखाना चाहते हो कि कैसे आपका थॉट प्रोसेस है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ से साइन y इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट साइन y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, और हाफ की वैल्यू क्या होगी साइन के लिए? दैट मीन्स साइन π/6। और उसके बाद इस माइनस साइन को मैनेज करना है, बट ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एंगल आए वो नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो ट्रिग में आप जाइए 11th क्लास में और वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए। साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज नेगेटिव साइन थीटा, सो वी कैन जस्ट राइट नेगेटिव ऑफ साइन थीटा इज साइन ऑफ नेगेटिव थीटा। और यहाँ देखते ही नेगेटिव π/6 सब इस रेंज में आ चुका है, इसलिए हम y इज इक्वल टू नेगेटिव π/6 लिखेंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। दूसरी बात, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये एंगल है। ऑफ कोर्स ये एंगल है, बिकॉज हम यहाँ पे जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो एंगल ही फाइंड कर रहे हैं। हमसे पूछा गया था कि नेगेटिव हाफ के लिए साइन का कौन सा एंगल होगा। इसके कहने का मतलब यही है। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं कॉस इनवर्स नेगेटिव हाफ की वैल्यू को फाइंड करना चाहूँ तो एक शॉट में क्या जवाब होना चाहिए? विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ योर पेन हम सीधे इस क्वाड्रेंट पे जाएंगे और देखेंगे कि कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव हाफ की बात की जा रही है, तो कॉस नेगेटिव होने चाहिए। और कॉस के लिए जो रिजर्व क्वाड्रेंट है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड कॉस नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और हाफ वैल्यू है, इसलिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2π/3। सो सिंपल। अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? अगेन वी विल कंसिडर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स नेगेटिव हाफ, then we will just write cosine y is equal to negative half, and again cosine y is equal to negative of cosine π/3 because half की वैल्यू cosine π/3 की इक्वल होगी। अब इस नेगेटिव साइन को मैनेज करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि ये जो एंगल आएगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा? cos y इज इक्वल टू कोसाइन पाई माइनस π/3 बिकॉज वी नो दैट कि कोसाइन पाई माइनस π/3 विल बी नेगेटिव कोसाइन π/3, इसलिए y की वैल्यू हो जाएगी फिर से 2π/3। अगर हम दोनों साइड के एंगल्स को कंपेयर करेंगे इस पाई माइनस π/3 को सिंप्लीफाई करने के बाद। आई होप कि आपने इस प्रिंसिपल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा और ये भी समझ लिया होगा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। इन्वर्स ट्रिग फंक्शंस को हम आर्क फंक्शन भी कहते हैं। अब इस आर्क फंक्शन का मतलब क्या है ये समझते हैं। अगर आपने इस चैनल के ऊपर संयम कोड जो कि क्लास 11th के लिए है उसमें ट्रिग
फंक्शंस के ऊपर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर जो भी लेक्चर्स हैं उसको आप देखोगे तो आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया है कि हम किसी भी फंक्शन को, ट्रिग फंक्शंस को इनफैक्ट यूनिट सर्कल से कैसे देखेंगे, तो वो जाके आप देख सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ यूनिट सर्कल में कि कोई एक सर्कल लिया गया है और ये है 1,0, ये 0,0 है, तो इस सर्कल का रेडियस हमने हमेशा 1 माना है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्थित हूँ, सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है लेट्स से P और थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट मान लेते हैं A, तो ये जो आर्क होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एंगल बना रहा है X, तो इस आर्क लेंथ की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली इस एंगल के बराबर होगी अगर रेडियन में मेजरमेंट किया जाए तो। वाई नॉट? वाई? बिकॉज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R और चूंकि हमारे पास R की वैल्यू 1 है सो वी गेट व्हाट, थीटा इज इक्वल टू L। तो आर्क लेंथ की जो वैल्यू हो रही है वो इस एंगल के बराबर हो रही है, दैट मीन्स ये लेंथ हमारा, सॉरी ये आर्क लेंथ भी x के बराबर ही होगा अगर x रेडियन में मेजर किया गया तो। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को अगर फाइंड करना पड़े तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ऑफ कोर्स हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक प्रोपैन को ड्रॉप करते हैं एंड व्हाट वी गेट नाउ, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस OB के लेंथ के बराबर और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस PB के लेंथ के बराबर और OB की वैल्यू हो जाएगी कोसाइन x बिकॉज हाइपोटेन्यूज 1 है एंड PB की वैल्यू हो जाएगी साइन x। जो गॉट द आइडिया? तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे PB y के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ ना कि y इज इक्वल टू साइन x। तो अगर मैं अब इसका इन्वर्स निकालना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू x। तो अगर मैं साइन इन्वर्स फाइंड कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, x को फाइंड कर रहा हूँ और x एक्चुअली क्या है, ये आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक फंक्शन है जो इस आर्क के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से हम इसे आर्क फंक्शन भी कहते हैं। आप अगर कॉस के केस को भी समझोगे तब भी वही बात आएगी, बिकॉज वी नो कि अगर मैं इस y को यहाँ पे नहीं ना मान के इस OB के लेंथ को y मानता हूँ, सो अगेन वी विल राइट y इज इक्वल टू कोसाइन x एंड वी विल गेट द सेम लॉजिक दैट x इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स y, और फिर से इस लेंथ को हम फाइंड कर रहे हैं कॉस के रेस्पेक्ट में और ये फिर से कहलाएगा आर्क फंक्शन, दैट मीन्स आर्क कॉस। दूसरे शब्दों में अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्क साइन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर इज इक्वल टू x, तो इस ब्लैंक वाले स्पॉट पे क्या देना चाहोगे? आपको केवल ये देखना है कि एक्चुअली ये हाइट कौन सी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं, और ये है PB, तो हम लिख सकते हैं आर्क साइन PB इज इक्वल टू x या फिर आर्क साइन y इज इक्वल टू x। आई होप कि आपने आर्क फंक्शन के भी कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा और ये क्यों कहलाता है ये भी समझ लिया होगा। इट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि आर्क साइन y, तो इसको कोई साइन इनवर्स x भी लिखेगा, साइन इनवर्स y भी लिखेगा, तब भी वो सही माना जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जो साइन इनवर्स के ऊपर जो पावर दिख रहा है आपको -1, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो साइन y का रेसिप्रोकल है, बिकॉज अगर साइन y का रेसिप्रोकल लिखना होता तो हमें लिखना होगा साइन y द होल पावर -1। इन द सिमिलर वे अगर मुझे लिखना पड़े साइन 1/y तो मुझे लिखना पड़ेगा साइन y का पावर -1। तो आप ब्रैकेट को इस्तेमाल कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, समझदारी से, और आपको ये पता है कि साइन इन्वर्स y का मतलब है आर्क साइन या फिर साइन का इन्वर्स फंक्शन। बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया गया है कि किसी फंक्शन के इन्वर्स में फिर से फंक्शन को बैक सब्स्टिट्यूट कर दें तो वैल्यू हमें मिलेगी x। तो क्या हम इस प्रॉपर्टी को इन्वर्स ट्रिग फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन। तो हमारे पास क्या हो सकता है, साइन इन्वर्स साइन x मस्ट बी x। बट ध्यान रहे कि हम चूंकि यहाँ पे उस x को ही लेंगे जो इस इन्वर्स को एग्जिस्ट करा सके, इसलिए जो x की वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 वाली वैल्यू होगी जो साइन x का रेंज है। तो मतलब ये कि अगर मैं इसी तरीके से कॉस इन्वर्स को साइन x को लिखना चाहता हूँ
तो अब ये तो वैल्यू हमारा x ही आएगा, बट इस बार हमें रेंज लेना पड़ेगा cos इनवर्स का, और ये हो जाएगा 0 to पाई। इन अ सिमिलर वे एवरीथिंग विल फॉलो कॉरस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ द फंक्शन वी हैव टेकन इन कंसिडरेशन। लाइक tan इनवर्स अगर tan x लिया जाए तो उस केस में भी x ही होगा, बट यहाँ ध्यान रहे कि tan x का इनफैक्ट tan इनवर्स x का जो रेंज है वो है -π/2 to π/2 और ओपन एंड यस। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है। क्या हम ये चीज़ भी देख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू x ट्रिक के केस में, इनवर्स ट्रिक के केस में? ऑफ कोर्स यहाँ भी अगर देखा जाए तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x तो x ही होगा, लेकिन अब यहाँ वाला x साइन के अंदर है, तो अब पहला वाला इन्वर्स तो एग्जिस्ट होना चाहिए ना, और ये तब एग्जिस्ट होगा जब यहाँ पे x की वैल्यू -1 to 1 लाई करेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे जो x है वो डोमेन का काम कर रहा है, मतलब साइन वर्स के डोमेन से लिया जाएगा। और आप अब समझ पा रहे हो कि किसी भी फंक्शन के लिए उसका डोमेन यहाँ पे लिखेंगे अगर एग्जिस्टेंस में होगा तो। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो हम निकाल सकते हैं, इट इज़ एक्चुअली इट एग्जिस्ट। बट अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन इनवर्स 10, तो आप ये नहीं निकाल पाओगे, डजंट एग्जिस्ट। व्हाई डजंट एग्जिस्ट? बिकॉज ये जो 10 है वो -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। हम यहाँ लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, जो कि इसका डोमेन है। डोमेन में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर फंक्शन को डिफाइन होना उस पॉइंट पे मतलब ही नहीं बनता। तो अब बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के टॉपिक के आधार पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अज्यूम दैट पाई की वैल्यू 3.14 और 3.15 के बीच में लाई करती है। द इंटीजर क्लोजेस्ट टू द वैल्यू साइन इनवर्स साइन 1 कोसाइन 4 प्लस कोसाइन 1 साइन 4 where 1 and 4 appearing in the sine and cosine are given in radians। so ये 1 और 4 रेडियंस में है, और आपको बताना है कि साइन इनवर्स इस पूरे वैल्यू की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो किस नंबर के क्लोज होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो ये जो चीज़ आपके पास गिवन है, इसके अंदर का ये पार्ट आपने समझ लिया होगा कि वो क्या है। वो क्या है? साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन ए साइन बी। सो वी कैन राइट साइन ऑफ 1 + 4, इसलिए हमें मिल गया साइन 5। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अब हम इसको 5 लिख पाएंगे कि नहीं? 5 लिखेंगे कि नहीं? नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 जो नंबर है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं लाई करता है। तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू के बराबर ले जाएंगे, जहां एंगल -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता हो। इसके लिए हम क्वाड्रेंट को भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि साइन एक्स का जो रेंज होगा, मतलब साइन वर्सेस का रेंज होगा, वो होता है -π/2 से π/2। तो अगर मैं इस 5 के लिए कोई एंगल देखता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो कि 0 से π/2 के बीच में लाई करता हो, तो हमें नहीं मिलता। बिकॉज आप इस क्वाड्रेंट में फॉल करने के लिए या तो 2π में ऐड करोगे, या फिर जस्ट 0 से π/2 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। मतलब 2π + θ होना चाहिए, या फिर 0 से π/2 के बीच का कोई एंगल होना चाहिए। तो कोई भी अक्यूट एंगल तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा नहीं, और 2π + 5 करेंगे तो फिर वो π/2 के रेंज से बाहर आ जाएगा। इनफैक्ट वो नंबर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल सकता है कि नहीं, समझते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करने के लिए हमें चाहिए 2π - θ। यहाँ पे पहले से है 5। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ साइन 2π - 5, तो ये तो रेशियो नेगेटिव बन जाएगा, बिकॉज साइन 2π - θ इज नेगेटिव साइन θ। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस का साइन देना पड़ेगा। लेकिन माइनस का साइन देने से फिर ये आप इस साइन से साइन को हटा नहीं सकते और फिर एंगल नहीं ले सकते। इसलिए इसको मैनेज करने के लिए हमें इस माइनस के साइन को अंदर ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन 5 - 2π। और अब आप देखो कि ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड है और ये एक नेगेटिव एंगल है, इसलिए ये ऑफ कोर्स इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड वी गॉट द आंसर 5 - 2π।
लेकिन अब हमें बताना है कि इनफैक्ट ये जो नंबर मिला है वो कौन से नंबर के क्लोज है। एक तो तरीका है कि 2 पाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, हो जाएगा 2 पाई इज जस्ट 3.14 इंटू 2, सो इट विल बी 6.28 एंड 5 में से 6.28 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो -1.28 मिलेगा और वो -1 के क्लोज है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो पाई पे कंडीशन दे रखा है उसके आधार पे अगर देखना चाहोगे तो पाई पे कंडीशन है कि पाई की वैल्यू 3.1 से 3.15 के बीच में है। तो अब 2 पाई, क्योंकि हमें 5 - 2 पाई पूरा स्ट्रक्चर चाहिए तो पहले हम पाई को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6.28 लेस देन 2 पाई इज लेस देन 6.30 और फिर इसमें माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6.30 लेस देन -2 पाई लेस देन -6.28। इसमें अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे, 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 5 - 6.30 लेस देन 5 - 2 पाई एंड लेस देन 5 - 6.28। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दैट कि जो ये वैल्यू होनी चाहिए वो -1 की ही क्लोज होगी, बिकॉज ये भी नंबर -1 के क्लोज होगा और ये भी नंबर -1 के क्लोज होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर -1 होगा। अभी जो 5 - 2 पाई आया है इसको फाइंड आउट करने का एक ग्राफिकल तरीका भी है। यहाँ पे मैंने साइंस के ग्राफ को पेस्ट कर दिया और यहाँ मैं देखता हूँ कि हमें इस इंटरवल का कोई एंगल चाहिए जो 5 को कॉरस्पॉन्ड कर सके। कौन से इंटरवल का भाई? -π/2 से π/2 तक के बीच का कोई एंगल चाहिए जो 5 को कॉरस्पॉन्ड कर सके। 5 इनफैक्ट इस पूरे नंबर लाइन पे कहाँ होगा? ऑफ कोर्स ये 3π/2 है और ये 2 पाई है तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 6.28। तो इससे जस्ट पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि वो 5 है। 5 यहाँ पे स्थित है तो ये जो डेप्थ यहाँ से मिल रही है ये पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा 5, sin 5, isn't it? ऑफ कोर्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इस इंटरवल में रेंज कोई एंगल चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ पे जाके इस इंटरवल में ग्राफ को कट कर रहा है। तो ये कोई यहाँ पे कट कर रहा है। हमें चाहिए था इस पॉइंट का डेप्थ तो sin 5 ही होगा, हमें वो x पार्ट चाहिए इसका। अब देखो कि डेप्थ दोनों का सेम है तो अगर मैं एंगल यहाँ पे कोई भी लूँ तो उसको मैं sin 5 भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे जो भी एंगल मिल रहा है थीटा इसके बराबर sin थीटा भी लिख सकता हूँ, isn't it? तो इनफैक्ट हमें ये वाला लेंथ चाहिए। अगर हम इसको देखें तो अगर ये लेंथ फाइंड कर लेंगे तो ये ऑफ कोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में उतना ही लेंथ होगा जो थीटा हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। कितना होगा भाई आप कंसिडर कीजिए। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2 पाई है ना जी। ये थीटा तो उधर का है, 2 पाई है और इस 2 पाई में से इतना लेंथ आप माइनस कर लोगे तो यहाँ ये बन जाएगा 2 पाई - 5 और इतना ही लेंथ सिमेट्री से इतना है। आप देख लो अगर ग्राफ को सिमेट्रिकल ऑब्जर्व करोगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लेंथ चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया गया तो 2 पाई - 5 होगा और ये चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा तो ये लेंथ कितना होगा? जो इसकी वैल्यू क्या होगी थीटा की? 5 - 2 पाई। लेंथ तो 2 पाई - 5 ही आएगा लेकिन जो वैल्यू आएगी 5 - 2 पाई आएगी और यही हमें ढूंढना था। तो ये 5 - 2 पाई आप इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते थे। बढ़ते हैं आगे और कुछ इजी क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे साइन इनवर्स sin 5 में अगर 5 हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर एंगल पाई के फॉर्म में दे रखा हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स कोसाइन 43π/5 दे रखा है और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि यहाँ जो अब साइन लाना पड़ेगा तभी आप साइन इनवर्स साइन समथिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ध्यान देना है कि साइन इनवर्स साइन समथिंग इज दैट समथिंग, बट वो जो समथिंग आप लिखोगे वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना तो ईजी है। कैसे करेंगे भाई? इसको मैं लिख सकता हूँ
साइन इनवर्स और इस कॉस के अंदर पाई माइनस 2π/5। अब ये दिख रहा है कि कोसाइन, तो यहाँ पे दिख रहा है कोसाइन ऑड पाई माइनस थीटा, और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ कोसाइन थीटा। अब ये चूंकि एंगल जो हमें मिला है कॉस के अंदर वो एक अक्यूट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं ना साइन π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अगर ये अक्यूट एंगल है तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा साइन इनवर्स साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ साइन, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? 5π/5 और अब इसे हम लिख सकते हैं π/10 रादर, और अब लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ नेगेटिव π/10, and so the answer is negative π/10. That is option number D. Alright, तो आपने देखा कि अगर पाई के फॉर्म में एंगल है तो हमारे पास ज़्यादा प्रयास करने के लिए नहीं होता है, हम केवल ट्रिग्नोमेट्री से खेलते हैं और हमारा काम हो जाता है। ध्यान में रखते हुए कि जो भी इन्वर्स फंक्शन है उनके रेंज पे हमें हमेशा फोकस रखना है। इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे गिवन है साइन इनवर्स साइन 2π/3 एंड tan इनवर्स tan 3π/4। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं बारी बारी से। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो अगर ये आप डायरेक्टली लिखना चाहोगे साइन इनवर्स साइन x, तो ये तो x नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे 2π/3 जो है वो उस रेंज में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने किया क्या, एक्चुअली हमने 2π/3 के इक्विवेलेंट एक ऐसा एंगल ढूंढा जिन दोनों पे साइन की वैल्यू समान होगी। तो हम वो एंगल ही कंसिडर करेंगे जो -π/2 से π/2 के बीच में, और वो है π/3, इसलिए आंसर हो गया π/3। इस क्वेश्चन में tan इनवर्स tan 3π/4 दे रखा है। फिर से tan इनवर्स का रेंज होता है नेगेटिव π/2 से π/2, सो ऑफ कोर्स वी कांट राइट लाइक दिस इज 3π/4। इसको हमें लिखना पड़ेगा tan, और 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। ऐसा लिखते ही tan पाई माइनस थीटा दे देगा आपको नेगेटिव ऑफ tan थीटा, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब इस माइनस साइन को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम इस tan इनवर्स tan को नहीं हटा सकते। इस वजह से इस माइनस साइन को मैनिपुलेट करने के लिए अब इस माइनस साइन को अंदर धकेल देंगे, बिकॉज हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट के ही एंगल कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से एंगल मिल जाएगा हमें नेगेटिव π/4। सो आई होप कि आपने एफ इनवर्स एफ एक्स यानी कि जितने भी इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है उस पर ऐसी प्रॉपर्टी जो एफ इनवर्स एफ एक्स को फॉलो करती है, इस पैदा क्वेश्चंस को समझ लिया होगा कि कैसे हैंडल करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने जो असाइनमेंट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जो भी मटेरियल्स का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो मैथमेटिशियन के वेबसाइट पे जाके। तो वहाँ से क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इनसाइड यानी इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ अप्रोच करेंगे। यहाँ पे पहले देखा है साइन इनवर्स ए, तो ये एक एंगल है, तो हमें उसको एंगल की तरफ ट्रीट करते हुए अज्यूम कर लेना चाहिए कि ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्मॉल ए, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लिख सकते हैं साइन कैपिटल ए इट स्मॉल ए। और अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में कंसिडर करूँ तो इसका मतलब है कि ये कोई एंगल मान लेते हैं ए है, और साइन की बात हो रही है तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर और 1 होगा इसका हाइपोटेन्यूज, जिससे इसका जो बेस होगा वो मिल जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मैं x को लिखना चाहूँ दूसरे स्टेप में तो हो जाएगा कोसेक tan इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स एंड देन सेक, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो गया 1 बाई, लेट मी चेंज द कलर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा, इसको हम फिर से कोई एक अलग एंगल मान सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि b इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, जिससे कॉट b की वैल्यू मिल जाएगी ये 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। और अब एक अलग ट्रायंगल कंसिडर करेंगे जहाँ पे ये एंगल हम मान लेते हैं b, और कॉट के लिए अब ये क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ हो जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना होगा 1 स्क्वायर
प्लस दिस, तो ये मिल जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इतनी वैल्यू हमें मिल चुकी है क्या, बी, तो मैं इसको रिप्लेस करके क्या लिखूँ, कोसाइन ऑफ बी। सो लेट मी राइट इट फर्स्ट। सो दिस इज नाउ कोसाइन ऑफ बी यू हैव, एंड अब कोसाइन ऑफ बी के लिए हम जो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे वो ये वाला है, तो यहाँ से कोसाइन ऑफ बी क्या आएगा, कोसाइन ऑफ बी इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं 1/2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और फिर से आप यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ऑफ दिस कैन बी कंसिडर्ड एज another angle. So let C is equal to tan inverse 1/2 minus a square का square root, जिससे tan C की वैल्यू मिल जाएगी 1/√2 minus a square। और फिर से एक राइट एंगल कंसिडर करेंगे जिसमें एंगल लेंगे C, और यहाँ tan के लिए बात हो रही है, तो 1/2 minus a square का स्क्वायर रूट। तो आप इसको यूज़ करोगे हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब चूंकि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो पहले बना कोसेक सी की तरह, और अब कोसेक सी यहाँ से निकाल लेना है, तो कोसेक सी की वैल्यू मिल जाएगी क्या, 3 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाई 1। तो यहाँ हमें मिल चुका है क्या, x इज इक्वल टू 3 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और यही हमें प्रूव करना था। तो आपने देखा कि भले ही इन्वर्स की संख्या चाहे कितनी भी हो, हम उनको बारी बारी से कुछ एंगल्स कंसिडर करते हुए अगर आउटवर्ड मूव करते जाएंगे तो हम अपने निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। तो ये था इन्वर्स ट्रिक फंक्शन के ऊपर फर्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिक, जिस पे हम कुछ प्रूफ देखेंगे एंड उन प्रॉपर्टीज़ पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।